Hello guys, welcome on my YouTube channel Competeria. In the previous lecture of Jharkhand GK, we will discuss about Buddhism, Jainism and ancient terms of Jharkhand and in history. Jharkhand's history on the behalf of the ancient era and Buddhism, Jainism, important topics related to Jharkhand special GK. Now today we will discuss about Jharkhand and Maurya dynasty, Jharkhand and Gupta dynasty. Now the relation of the all dynasties and historical terms in terms of झारखंड झारखंड के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल के स्रोतों से जैनिज़्म बौद्धिज़्म के जितने भी महत्वपूर्ण शिलालेख और प्रस्तर मिले थे उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा किया। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि झारखंड के इतिहास को मौर्य काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में किस प्रकार से देखा गया, झारखंड के क्षेत्र को किस नामों से जाना गया इन कालों में, और इन कालों के परिप्रेक्ष्य में झारखंड की स्थिति क्या थी। तो नाउ वी विल स्टार्ट द लेक्चर। मौर्य काल का झारखंड। मौर्य काल के समय में मगध महाजनपद में झारखंड का विशिष्ट महत्व बना रहा था और मगध की सेना के लिए हाथी की आपूर्ति करता था। झारखंड स्टेट क्या करता था? हाथियों की आपूर्ति करता था। सेना के लिए झारखंड की जनजातियों की भी नियुक्ति की जाती रही है मौर्य काल में, और झारखंड की जनजातियां लौह धातु का निर्माण करके मगध को आर्थिक मजबूती भी प्रदान करते रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट प्रदेश कहकर संबोधित किया गया है और इनके अनुसार झारखंड के जनजातियों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी और इंद्र नावक, जिसका मतलब होता है ईब और शंख नदी के बीच का क्षेत्र, इस जगह से हीरे भी प्राप्त किए जा सकते थे। और अशोक के शिलालेखों में भी झारखंड से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार से 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक के साम्राज्य में आटविक प्रदेश भी शामिल था और आटविक शब्द झारखंड के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से झारखंड के जनजातियों पर अशोक का अप्रत्यक्ष नियंत्रण भी था। और कलिंग शिलालेख द्वितीय में अशोक कहते हैं कि आटविक प्रदेश के जनजातियों को धम्म का आचरण करना चाहिए। अब हम मौर्योत्तर काल को झारखंड के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि मौर्योत्तर काल में झारखंड का क्या महत्व था। तो मौर्योत्तर काल विकेंद्रीकरण काल था। इस काल में पश्चिमोत्तर भारत के शक, कुषाण, इंडो ग्रीक, पहलव ऐसे विदेशी शक्तियों के आक्रमण हुए थे। इन सारी बाहरी शक्तियों के व्यापार वाणिज्य का विकास, सिक्कों के निर्माण में गहरी अभिरुचि थी और इस काल के जारी किए गए सिक्के हमें सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं, जिसमें रोमन साम्राज्य द्वारा जारी किए गए सिक्के और चाईबासा से इंडो सीथियन राजा द्वारा जारी किए गए सिक्के भी मिले हैं और रांची से कुषाण काल के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से मिले कनिष्क के शासनकाल में यह क्षेत्र उसके अप्रत्यक्ष नियंत्रण में था, ऐसे भी संकेत हमें मिलते हैं। और इसी काल में मणिफुकुट राय ने नागवंश की स्थापना भी की थी। किस काल में? मौर्योत्तर काल में फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 7th JPSC PT। नाउ गुप्त काल का झारखंड के साथ संबंध। गुप्त काल को एंशिएंट इंडिया का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस राजवंश के शासक समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की थी। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिनको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने अभूतपूर्व प्रगति की है और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इनके द्वारा किए गए विजय को हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन किया है। इसके अनुसार
उस समय झारखंड को मुरुंड देश कहा जाता था और यह आटविक क्षेत्र का हिस्सा था। इस क्षेत्र को जीतकर समुद्रगुप्त ने इस पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था और समुद्रगुप्त का समकालीन राजा प्रताप राय था, जिसके शासनकाल 326 से 353 ईस्वी का था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड प्रदेश को कुक्कुट लाड प्रदेश के रूप में भी अपनी किताबों में वर्णन किया है। और गुप्त काल में पहली बार मंदिर निर्माण प्रणाली का आरंभ हुआ। इसे कई अवशेष झारखंड में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से हजारीबाग जिले के मदुरी और मदुरा पहाड़ी के नाम से जो क्षेत्र हजारीबाग में जाना जाता है, वहाँ पर पत्थर काट कर मंदिर बनाए गए हैं। और हजारीबाग के ही सतगावा में मंदिर के अवशेष मिले हैं। और रांची के पिठोरिया में पहाड़ी पर एक कुआं मिला है जो कि गुप्त काल को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से गुप्तोत्तर काल की चर्चा कर लेते हैं। गुप्तोत्तर काल में झारखंड को किस किस नामों से जाना जाता था, किस प्रकार का उनका अपीयरेंस था गुप्तोत्तर काल में। तो विकेंद्रीकृत युग का प्रतिनिधित्व करता था ये काल, और इसमें छोटे छोटे राजवंश उदित हुए हैं। इस प्रकार से बंगाला गौड़ वंश और थानेश्वर का वर्धन वंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गौड़ वंश के राजा शशांक थे, जिन्होंने पूरे झारखंड पर अपनी नियंत्रण स्थापित किया है। और झारखंड में बाड़ा भूम परगना के बड़ा बाजार और पाटकुंब परगना के दालमी नामक स्थान पर, जो कि स्थान आपका स्वर्णरेखा नदी के ठीक किनारे पड़ता है, अपनी राजधानी स्थापित की थी। और प्राचीन भारत का एकमात्र राजा था ये, जिसने झारखंड में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इस प्रकार से शशांक ने जो शासन किया, तो उनके शशांक के समकालीन में दो नागवंशी राजा हुए थे। पहले जो थे हरि राय 563 से 601 ईस्वी सन में, और दूसरे थे गजराय राय जो कि 601 से 627 ईस्वी सन में शासन किए थे। ये शशांक राजा जो था, ये शैव धर्म का अनुयायी था और इसने झारखंड में कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया है। जिनमें प्रमुख की मैं चर्चा करता हूँ तो सिंहभूम में बेनूसागर में स्थित शिव मंदिर, और यह सिंहभूम और मयूरभंज जिले के छोर पर स्थित कोचांग नामक स्थान पे निकट है। और शशांक का चरित्र बौद्ध विरोधी भी था, और इसलिए इसको कहा गया है कि इसने झारखंड में सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था। और हर्षवर्धन के संबंध में चीनी यात्री हेनसांग ने लिखा है कि हर्ष से उसकी मुलाकात कांजागल राजमहल क्षेत्र में हुई थी, और हर्ष के साम्राज्य में झारखंड का यह क्षेत्र भी शामिल था। कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने जब मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को आक्रमण कर दिया, इस दौरान मगध राजा जीवगुप्त द्वितीय झारखंड में आकर शरण ले लिए थे। इसके बाद जो हम कालों से चर्चा करेंगे, राजपूत काल में और पूर्व मध्य काल में और सामंत काल में झारखंड की क्या स्थिति थी। इस प्रकार से 800 से 1200 एडी के बीच यह काल संचालित हुआ है, जिसमें राजपूत काल, पूर्व मध्य काल और सामंत काल थे। और ये भारत में अति विकेंद्रीकृत काल रहा है, जिसमें सामंत काल या तो पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसमें क्षेत्रीय मंदिर निर्माण शैली में अद्भुत प्रगति हुई है और झारखंड के सुप्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ है। गुमला के हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर, इसका निर्माण नागवंशी राजा गजघंट राय ने 908 एडी में कराया है। और इस मंदिर के सबसे पहले पुरोहित एक मराठी ब्राह्मण हरिनाथ थे। 1310 ईस्वी में नागवंशी राजा शिवदास कर्ण ने यहाँ विष्णु प्रतिमा की स्थापना करवाई थी, और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कुछ दिनों तक महामाया मंदिर में निवास किया था। इसी प्रकार से गुमला में स्थित एक मंदिर टांगीनाथ जी का मंदिर, जो कि वैष्णव धर्म के भगवान परशुराम के तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। और रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित छिन्न मस्तिका देवी का मंदिर एक शक्तिपीठ है, जिसे बौद्ध ब्रज योगिनी का हिंदू प्रतिरूप माना गया है। इस प्रकार से इटखोरी से बंगाल के पालवंशी राजा महेंद्र पाल के शिलालेख, और इसी आधार पर विचारक कहते हैं कि इटखोरी में मां भद्रकाली के मूर्ति का भी निर्माण पाल राजाओं में हुआ है। और 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा नरसिंह देव सेकंड ने खुद को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था, और इन्हीं के द्वारा किए गए एक ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। और पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को
कलिंद देश का कर भी इस नाम से जाना गया है। पूर्व मध्यकाल में किस नाम से जाना गया है? कलिंद देश के नाम से। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव ने झारखंड से जुड़ी परंपराओं का वर्णन अपने साहित्य में बढ़ चढ़कर किया है। अब मध्यकाल की बात करें तो झारखंड में मध्यकाल का विभाजन किस प्रकार से हुआ? तो दिल्ली सल्तनत, जिसका कार्यकाल 1206 से 1526 एडी था, इसमें गुलाम वंश को हम देखें तो 1206 से 1290 एडी, खिलजी वंश 1290 से 1320 एडी, तुगलक वंश 1320 से 1414 एडी, और सैयद वंश 1414 से 1451 एडी, और लोधी वंश का क्रमशः कार्यकाल 1451 से 1526 एडी रहा। और मुगल काल की अगर बात करें तो 1526 ईस्वी से 1707 एडी में, बाबर का 1526 से 1530 एडी, हुमायूं का 1530 से लेके 1540 एडी, और पुनः 1555 से लेके 1556 एडी, और सूरवंश का 1540 से 1555 एडी, अकबर का 1556 से 1605 एडी, और जहांगीर का 1605 से 1627 एडी, शाहजहां का 1627 से 1659 एडी, औरंगजेब का 1659 से 1707 एडी तक कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल के दौरान झारखंड की क्या महत्ता थी? तो दिल्ली सल्तनत से अगर हम तुलना करते हैं तो मोहम्मद गौरी के सिपा सलार बख्तियारुद्दीन खिलजी ने 13वीं शताब्दी में बंगाल अभियान के समय झारखंड आया और यहाँ जमकर लूटपाट किया। और झारखंड में मुसलमानों और उराव जनजाति का प्रवेश इसी अभियान के दौरान हुआ। इल्तुतमिश और बलबन के समय नागवंशी राजा हरिकर्ण हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक छज्जू ने छोटा नागपुर पर आक्रमण करके नागवंशी राजा वेणुकर्ण को हराया था और उन्हें कर देने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक के समय सेनापति मलिक बयां ने हजारीबाग के क्षेत्र चाई चंपा को जीत लिया और फतेह खान दौला को वह क्षेत्र समर्पित कर दिया था। इस आक्रमण के समय जनरा नामक संथाल राजा चाल किले में रहता था, और इस अभियान के समय नागवंशी राजा हरिकर्ण थे। और फिरोज शाह तुगलक, जो कि उड़ीसा अभियान के समय झारखंड पर आक्रमण किया और हजारीबाग क्षेत्र को जीतकर सतगावा को अपनी राजधानी बना लिया। और सैयद लोधी काल में झारखंड सल्तनत सत्ता के प्रभाव से मुक्त था, और यहाँ के नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण स्वतंत्र अवस्था में थे। लेकिन लोधी काल में उड़ीसा के गजपति राजा कपिलेंद्र ने झारखंड पर आक्रमण किया और संथाल परगना और छोटा नागपुर के बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया था। इसी समय दक्कन भारत के खान देश के राजा इब्राहिम खान द्वितीय ने झारखंड के खिलाफ सैन्य अभियान किया, और इसी कारण से झारखंडी सुल्तान के नाम से यह प्रसिद्ध भी हुआ था। कौन? इब्राहिम खान द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से इसीलिए जाना जाता है। और सल्तनत काल में ही देखें तो भक्ति आंदोलन के सुप्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु ने भी मथुरा जाने के क्रम में झारखंड का दौरा किया था, और वे पंच परगना क्षेत्र में रुके थे, और कई ठाकुरबाड़ी केंद्रों, जो कि वैष्णव धर्म के माने जाते हैं, इसकी स्थापना की थी। और इनका वर्णन चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तक में मिलता है। और चैतन्य महाप्रभु के यात्रा काल 1485 निश्चित होता है। इसके समकालीन नागवंशी राजा चच्छाकर्ण, जो कि 1469 से 1496 ईस्वी था, इनके ही कार्यकाल में चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड की यात्रा की थी। इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सल्तनत वंश का खिलजी वंश का शासक था, जिसने मलिक छज्जू सेनापति ने नागवंशी राजा फेड़ूकर्ण और वेणुकर्ण के समय में अपना अभियान किया, और तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने हरिकर्ण नागवंशी राजा के समय में किया, और फिरोज शाह तुगलक के ने स्वयं ही झारखंड में किया था अभियान। और लोधी वंश के राजाओं ने प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण राजाओं के समकालीन समय में झारखंड पर आक्रमण किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मुग़ल काल के राजाओं ने झारखंड पे किस प्रकार से अधिकार किया, आधिपत्य किया, या झारखंड क्षेत्र से मुग़ल काल का क्या संबंध रहा। तो बाबर मुग़ल काल का संस्थापक था, और संपूर्ण मुग़ल काल में झारखंड को खुखरा प्रदेश कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 JPSC के लिए, मुग़ल काल में झारखंड को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा गाइस, खुखरा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मुग़लों के समकालीन झारखंड में 2 शक्तियाँ थीं, जो कि पलामू में चेरो वंश था और छोटा नागपुर में नाग वंश था। तो बाबर और हुमायूं के समय ये दोनों ही वंश अपने स्वतंत्र अवस्था में रहते थे, लेकिन शेर शाह के शासक बनने के पश्चात झारखंड क्षेत्रों में मुग़लों का आक्रमण किया गया। इसके शिकार
ये दोनों शक्तियाँ समय समय पर होती रही। कौन कौन सी शक्तियाँ? पलामू का चेरो वंश और छोटा नागपुर का नाग वंश। तो मुगलों के विजय अभियान को अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि शेर शाह के सेनापति खवास खान ने चेरो राजा महाराज चेरो के समय में, और अकबर के सेनापति शाहबाब खान ने नागवंशी राजा मधुकर शाह के समय, और मान सिंह ने भगवत राय के समय में, फिर जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जन शाह के समय में, और जहांगीर के ही सेनापति अफजल खान ने अनंत राय और साहवल राय के समय में भी काफ़ी झारखंड के तरफ अपना प्रस्थान किया। और शाहजहाँ के सेनापति शाइस्ता खां के समय में तेज राय और प्रताप राय के साथ, और औरंगजेब के सेनापति दाऊद खान के समय में, साहब राय के समय के शासनकाल में इन्होंने झारखंड का दौरा किया। और नागवंशी राजा रघुनाथ शाह और राम शाह के भी समय में मुग़ल कालों ने काफ़ी दौरा किया। तो इस क्रम में हम चर्चा करते हैं कि शेर खां के सेनापति ख्वास खान ने पलामू के चेर राजा महाराज चेरो को पराजित किया था और प्रसिद्ध सफ़ेद हाथी श्याम सुंदर को अपने साथ लेकर चला गया था। इसमें दरिया खां ने ख्वास खां की मदद की थी, और शेर शाह अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए पलामू क्षेत्र में अक्सर सैन्य अभियान भी करता था। और शेर शाह ने बंगाल अभियान के लिए झारखंड से होकर गुजरने वाले तैलियागढ़ मार्ग, जो कि राजमहल पहाड़ी के बीच में होती है, इसी मार्ग से वो बराबर जाता था। और शेर शाह के इस अभियान का वर्णन अहमद यादगार की पुस्तक तारीख़ शाही और अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक तारीख़ शेर शाही में प्राप्त होता है। अकबर के सेनापतियों ने भी झारखंड के विरुद्ध अभियान किया था, जिसमें 1589 में बिहार सूबेदार मान सिंह ने चेरो राजा भगवत राय रणपत चेरो को पराजित किया था। इसके बाद सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र जीता था, और मानभूम में पंचेत किला का निर्माण किया था। इसके साथ ही परा एवं तुलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। और मान सिंह ने राजमहल क्षेत्र को भी जीता था, और राजमहल जो कि साहिबगंज जिले में पड़ता है को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद ही बरकोटा महल वाले नगरों को अकबर नगर का नाम भी दिया गया था। अकबर के समय शाहबाज खान ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था और करदाता राज्य बनाया था। अकबर काली आक्रमणों का वर्णन अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में भी हमें मिल सकती है। और जहांगीर के समकालीन नागवंशी राजा दुर्जन साल था, और जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने 1615 में दुर्जन साल को पराजित किया। उसके बाद 12 वर्ष तक ग्वालियर किले में बंदी बनाकर रखा गया, और महावत खां को इस विजय के उपरांत पुरस्कार स्वरूप फांत जंग की उपाधि और 4000 मनसब प्राप्त हुआ था। इसके बाद हीरे का पारखी होने के कारण दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी गई और कैद से मुक्त किया गया। और दुर्जन साल ने जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार से जहांगीर के समकालीन राजा चेरो राजा अनंत राय और साबल राय थे, और अफजल खान ने चेरो राजाओं के खिलाफ कई सैन्य अभियान किए थे। उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था, लेकिन जहांगीर ने साबल राय को गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली में हिंसक पशुओं से लड़ाया, और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस प्रकार से मुग़ल चेरो संबंध बहुत ही बिगड़ गए थे। जहांगीर के शासनकाल में विदेशी यात्री वर्नियर और ट्रेवेर्नियर ने खोखरा प्रदेश में मिलने वाले हीरो की भी चर्चा अपने यात्रा वृत्तांतों में की है। और शाहजहाँ के समकालीन चेरो राजा तेज राय और प्रताप राय हुए थे। इनके खिलाफ शाइस्ता खान ने 1642 में अभियान किया था और प्रताप राय को पराजित करके 80,000 रुपये वार्षिक नजराना वसूल किया था। 1643 में जबरदस्त खान ने पलामू पर आक्रमण करके प्रताप राय के साथ संधि की, जिसमें प्रताप राय को मुग़लों की ज़मींदारी दी गई, जिसको कि मनसबदारी बोलते थे। और शाहजहाँ के समय मुग़लों ने मानभूम क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त कर ली और पंचेत के राजा को कर देने के लिए बाध्य कर दिया। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा रघुनाथ शाह बहुत ही अत्यंत धार्मिक और दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। इसके बाद राम शाह राजा बना और मुग़ल और नागवंशी राजाओं के बीच मधुर संबंध होने लगे। और औरंगजेब के समय दाऊद खान ने चेरो राजा साहब राय के साथ 1660 में औरंगा का युद्ध लड़ा, जिसमें साहब राय पराजित हुए, लेकिन व्यापक दबाव के बावजूद इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किए। और जब पलामू में ही कुंडा के राजा चुनराय ने औरंगजेब के दबाव में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया, तो चेरो राजाओं ने अपने ही क्षेत्र के राजा चुनराय को हत्या कर दिया। और इस विजय के पश्चात दाऊद खां पलामू में रहने लगा और पलामू विजय की स्मृति में एक मस्जिद का निर्माण भी करा दिया। स्थानीय प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए औरंगजेब ने मनकली खां को पलामू का हवलदार नियुक्त किया। इस प्रकार से
झारखंड में धनबाद ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो कि मुस्लिम आक्रमण से बचा रहा और मुग़ल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा प्रदेश के भी नाम से जाना गया। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में शंख नदी के आसपास मिलने वाले हीरे और उसके चुनने के तरीके का विस्तृत वर्णन किया है। और मुग़ल काल साहित्य में नागवंशी राजाओं को जमींदार खा अलामा यानी कि हीरे के खान का मालिक भी कहा गया है। और मुग़ल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों को देखा जाए तो अकबर का इतिहास अकबरनामा में, जहांगीर का इतिहास तुझके जहांगीरी में और औरंगजेब का इतिहास आलमगीरनामा पुस्तक में हमें प्रायः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से झारखंड के जीके के लेक्चर्स में हमने आज सल्तनत काल के समकालीन नागवंशी राजाओं, मुग़ल काल झारखंड के साथ संबंध और मुग़ल के विजय अभियान और समकालीन शासक जो भी झारखंड के थे, दिल्ली सल्तनत के साथ झारखंड के संबंध, राजपूत काल, पूर्व मध्य काल और सामंत काल के साथ झारखंड की संलग्नता, गुप्तोत्तर काल का उपयोग और झारखंड में उसकी संलिप्तता, गुप्त काल में झारखंड क्षेत्र की संलिप्तता, मौर्योत्तर काल और मौर्य काल से झारखंड का संबंध। इस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इसके बाद हम अगले लेक्चर में उत्तर मुग़ल काल का झारखंड के साथ संबंध की चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आज के लेक्चर में आपको 7 JPSC PT के लिए 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो बहुत ही ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुनिएगा। मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, लाखों कठिनाइयाँ हो उसके बावजूद भी आपको लड़कर ऊपर निकलना है, किताबों में जूझे रहना है और भविष्य का निर्माण करना है। वो डर गए तो वो छुप गए, लेकिन जो लड़ गए वो निकल गए। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, लड़ते रहिए। हर लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए। कोई भी कठिनाई हो वो मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं और हारता वही है जिसने कभी लड़ा नहीं। तो कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। जय हिंद।